उस गलती की वजह से क्या हुआ कि उसने कहा कि मुझे क्या करना है, मुझे कहीं ना कहीं ताइवान को सपोर्ट करना है। यह कुछ कुछ वैसा ही था जैसे तिब्बत वाले मसले में हमने कह दिया था किसको, चीन को, कि तिब्बत जो है वो तुम्हारा हिस्सा है, तुम्हारा पार्ट है। उसी तरह मुझे लगता है कि अमेरिका से वो गलती हो गई थी। और आज अमेरिका इस बात को जान रहा है, ताइवान भी इस बात को लेके जानता है कि अमेरिका कभी भी अपनी पॉलिसीज को बदल सकता है ताइवान के सपोर्ट को लेकर। ठीक और है। मैं मान के चल रहा हूं कि जी। जो उन्होंने ये कंपेयर करके दूरी की बात कही है, ये स्पष्ट मैसेज है ताइवान को कि हमारी उम्मीद मत करना कि हम आने वाले हैं। ठीक है, ठीक है निपुण जी। वेल, आप थोड़ा सेफ्टी का भी ध्यान रखिएगा, लेकिन मैं फिलहाल अब जल्दी से एक बार रुक करना चाह रही हूँ कैप्टन श्याम कुमार जी का। कैप्टन श्याम कुमार जी, ये पिछले कुछ वक्त से खास तौर से कहा जाता है कि दुनिया की जो तमाम सुपर पावर्स हैं उसमें अमेरिका तो है, लेकिन चाइना भी उसे कड़ी टक्कर देता रहा है, और यही वजह है कि अमेरिका को डर रहा है अब उसकी सुपीरियरिटी का, उसके ऊपर जो पाबंदियां लगाई गई, जो सैंक्शंस लगाए गए, उसका एक बड़ा जीता जागता एक उदाहरण भी रहा है। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि तस्वीर बदल गई है। जिस साइड पे पहले अमेरिका था उस साइड पे फिलहाल ये कहा जाए कि चाइना नजर आता है। क्या इसको इस रूप में देखें आप? धन्यवाद नैना जी, जय हिंद, शलो जय वर्ण। हिंद सर। क्या बदला इस समिट से? आपको याद होगा 3 दिन पहले जब बात कर रहे थे हम, तो हमने कहा था ट्रंप वापस जाएंगे और जो भी बातें खासकर ईरान और ताइवान के संबंध में होगी और अंडर द कारपेट होगी, कोई डिक्लेरेशन इस पर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल। और मुझे कोई डाउट नहीं था इसके बारे में। सब एक तरफ कहते हैं ट्रंप घुटनों पे आ गए, ट्रंप परेशान हो गए, ट्रंप को और मुझ में कुछ नहीं मिला। देखिए, थोड़ी तो बात समझनी पड़ेगी कि ट्रंप जैसे खिलाड़ी को समझना कई लोगों को मुश्किल लग रहा है। वो चले गए और वहां से वो जा रहे हैं दूसरी जगह। उन्होंने पल्ला झाड़ लिया चाइना से। मैं सीधा सीधा कहूं तो हाथों में हाथ, ना हम देंगे तुम्हें ताइवान पर साथ, ना तुमसे कोई उम्मीद है ईरान के ऊपर अच्छा बर्ताव, ऐसा ट्रंप मानते हैं। उनको कुछ नहीं चाहिए, हॉर्मुज उनके कंट्रोल में रहेगा, वो जो कुछ करना चाहते हैं वो करेंगे। ये सब टाइम गेम है, टाइम काट रहे हैं। ट्रेड का एक बड़ा काफिला लेकर वो गए, ध्यान आकर्षित किया ट्रेड के ऊपर, हल्की फुल्की बातें ताइवान पे की जिसके बारे में कोई चर्चा होनी ही नहीं थी। और जाने से पहले ताइवान का जो पोस्चरिंग है, जो पार्लियामेंट में उनकी जो बिल पास हुआ, जिस तरह से रक्षा बजट उन्होंने दिया, हालांकि उन्होंने कहा है कि अभी हम देंगे नहीं उसको आर्म्स ताइवान को, पर देंगे ही वो रुकेंगे ही नहीं। जापान गए थे ट्रेजरी सेक्रेटरी, इसके पहले जापान को मना कर आए हैं, और डेलीगेशन गया था नॉर्थ कोरिया इसके पहले, जस्ट पैसिफिक को थोड़ा ठंडा रखने के लिए, क्योंकि बात अभी वेस्ट एशिया पर चल रही है। अब किधर गए स्कर्मिशेस, कहां पर पोस्चरिंग, कहां पर हवाई जहाज, कहां पे साउथ चाइना सी में एक्सरसाइजेस, क्यों नहीं अमेरिकन कैरियर्स पैसिफिक में चारों तरफ नाच रहे हैं? साउथ चाइना पे कुछ क्यों नहीं हो रहा पिछले इतने दिनों से? सब कुछ बंद कैसे हो गया सडनली? एक बार 8 जहाज उड़े थे बस इतने 3-4 महीनों में, बाकी सब बंद है ना। कहीं ना कहीं टैसिट अरेंजमेंट तो होगा ना। इसको समझना चाहिए देश को, सभी को। अदरवाइज तो हम पैसिफिक पे रात दिन बात करते रहते हैं, हर दूसरे दिन फिलीपींस और वियतनाम और इस जगह टकराया, वहां पे कोस्ट गार्ड टकराया, ये हुआ, अभी क्यों नहीं हो रहा है सर? फिर आप समझ के चलिए, ट्रंप गए अलास्का या जहां भी वो गए हैं और कहते हुए चले गए कि कुछ खास हमें जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा हुआ, उसकी पीठ मैं ठोकता हूं, मेरी पीठ वो ठोके, अच्छा हाथ मिलाया, जैसा आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पे। ये हाथों में हाथ, बस कुछ नहीं मिला, किसी को जरूरत भी नहीं है ट्रंप को। चाइना से क्या चाहिए उनको? बस चुपचाप उनको ने चाइना को कहा है कि मेरी ब्लॉकेड को तोड़ना मत, चुपचाप जो करना है करो, रसिया से तेल लेते रहो, सस्टेन करो, मेरे शिप्स आ रहे हैं, यूरोपियन यूनियन फोर्सेज वहां जमावड़ा करेगी, ईरान के साथ भिड़ेगी, अगर ईरान उनको मारता है तो लड़ाई चल जाएगी दूसरे देशों के साथ, मैं ब्लॉकेड लगा के बैठा रहूंगा। और धीरे धीरे जितना समय गुजरेगा ईरान को उतनी तकलीफ है। इसमें ज्यादा किसका है नैना जी? आपके दर्शक भी इसको समझते होंगे, उनके 20 शिप्स वहां पर खड़े हैं, और ये 20 शिप्स वहां खड़े नहीं होंगे तो कहीं और जाके खड़े हो जाएंगे। इनको पानी में रहना है। मैं तो नेवल ऑफिसर हूँ, मुझे पता है कॉस्ट ऑफ जो शिप्स होती है उनका तो इस्तेमाल होगा। जो यहाँ नहीं होंगे तो कहीं ब्राजील में चले जाएंगे, कहीं अटलांटिक में चले जाएंगे, कैरियर उनके दूसरी जगह डिप्लॉय हो जाएंगे। बस उनका तो कैरियर पानी में खड़ा है, बाकी डिप्लोमेसी चल रही है। तो हो क्या रहा है? और ये जो फोर्सेस आ रही है ना,
धीरे धीरे जो चल रही हैं, कुछ आ गई हैं, कुछ नहीं आई हैं, कुछ आने वाली हैं। ये आंखें, मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है परसों कि स्टेप अप कैसे होगा यहाँ पे अब सिचुएशन, और बार बार आप जान रहे हो मिलिट्री पोस्चरिंग वो दिखा रहे हैं। जमावड़ा तो कम नहीं हुआ है, पूरी तरह से युद्ध की तैयारी है। लेकिन जमावड़ा तो कम नहीं हुआ, लेकिन क्या अपने दम पर वो चीजों को कर रहे हैं? जी जी जी, अब तो सबसे जी 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 पूरी कीजिएगा, फिर या तो मैं एक बार दोबारा आती हूँ, मैं एक बार अब हिमांशी जी का रुख कर लेती हूँ, सेकंड राउंड में आती हूँ। अच्छा हिमांशी सिंह जी, जिस रूप में अभी तमाम बड़ी बातें हैं, खासतौर से अगर हम ईरान मसले पर ही बात करें तो ईरान को लेकर अब सभी चारों तरफ से घिर गए डोनाल्ड ट्रंप। उनको लग रहा है कि भाई जिसे वो मास्टर स्ट्रोक मान रहे थे वो उनके लिए ही उल्टा एक तरह से दांव पड़ गया। अब खुद से नहीं संभला तो जल्दी जल्दी चाइना गए, उन्होंने कहा भाई चाइना हो सकता है एक उम्मीद दिखाए, लेकिन चाइना की तरफ से भी कोई उनको बहुत ज्यादा रियायत या बहुत ज्यादा राहत मिलती हुई नजर नहीं आई। आखिर इतना कमजोर जो अभी स्थिति नजर आती है, या वाकई में आप इसे पहले कमजोर मान रही है या नहीं, बड़ी बात यह है। तो अगर कमजोर है तो क्या पहले कभी ऐसा हाल नजर आया है क्या ट्रंप का या अमेरिका का? नमस्कार नैना जी, जय हिंद। देखिए सुपर हिट जो होते हैं वो कभी कभी सुपर फ्लॉप भी हो जाते हैं, तो ये शायद सुपर पावर का सुपर फ्लॉप शो है और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए जिस तरह से मिस कैलकुलेशन और मिस एडवेंचर हुआ है वो मुझे लगता है कि विश्व को देखना चाहिए। और मैं तो एक चीज बहुत अच्छे से मानती हूँ जिसको कहते हैं कर्मा। अगर आपके पास व्हाइट हाउस में कोई मिलने आ रहा है जेलेंस्की जैसा राष्ट्रपति और आप उसकी बेइज्जती कर देते हैं बिठा के, आपके पास रामपोसा जी आ रहे हैं आप उनकी बेइज्जती कर लेते हैं, तो कोई बात नहीं, आप चाइना गए वहां आपकी बेइज्जती हो गई, इट इज ओके। आई मीन इट्स मुझे लगता है इट इज परफेक्ट। देखिए चाइना इतना क्लियर था कि इनके बीजिंग पहुंचने से पहले उसने अपनी लक्ष्मण रेखा जिसको कि रेड लाइन कहते हैं वो बहुत क्लियर कर दी थी कि ताइवान के मुद्दे पे आप इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम अपना विकास कैसे कर रहे हैं उस पर आप इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम अपनी सरकार में चाहे डेमोक्रेसी रखें चाहे हम डेमोक्रेसी ना रखें आप उस पे बकवास नहीं करेंगे, और हमारे यहाँ जो भी लोकतंत्र का अधिकार है जो भी उग्र मुसलमानों के साथ हम कर रहे हैं आप उस चीजों पे बिल्कुल नहीं बोलेंगे। और इतना डिसिप्लिन मैंने तो अपने टाइम में डोनाल्ड ट्रंप को नहीं देखा है कि जो व्यक्ति एक दिन में 40 तक ट्वीट कर देता हो वो अपना फोन तक लेके चाइना नहीं गया है। और डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल जिसको कहते हैं कि हम लोग बॉडी लैंग्वेज भी समझते हैं, हम लोग समझते हैं कि शिष्टाचार में आप बहुत ज्यादा मुस्कुराते नहीं है, आपका जो हाथ मिलाने का तरीका है वो भी किस तरीके से होना चाहिए, हर चीज डिप्लोमेसी में सिखाई जाती है। प्रोटोकॉल को टू द पॉइंट फॉलो किया गया कि जिस तरीके से होना चाहिए, और ये मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को शायद चाइना ही सिखा पाया है। उससे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की हरकतें करते थे या जिस तरह का व्यवहार करते थे वो बहुत ज्यादा पेशेवर नहीं होता था, लेकिन ये व्यवहारिक शिष्टाचार जो देखने को मिला है मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग है। और इसके अलावा देखिए तो चाइना क्यों इस बार्गेनिंग पावर में सबसे आगे रहा है। चाइना जैसी कंट्री जिसकी 30% की मैन्युफैक्चरिंग में मोनोपोली है, जिसने 2025 में जब अपनी रिपब्लिक डे परेड की थी या आर्मी परेड की थी उसमें 20,000 किलोमीटर की उसने मिसाइलें आईसीबीएम दिखा दी थी कि भाई आप भी, अमेरिका भी हमारी जद में है। वो एक ऐसी कंट्री है जो 5 लाख से ज्यादा पेटेंट मिलिट्री के और एआई के फाइल कर चुका है, और जो उनकी कंपनी है जिसको यूनिटी रोबोटिक्स कहते हैं वो विश्व की नंबर 1 ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनाने वाली कंपनी है। तो चाइना न सिर्फ बिजनेस में बहुत आगे है बल्कि मिलिट्री माइट में भी बहुत आगे है, और ईरान के ऊपर उसका वरद हस्त है क्योंकि उसको पता है कि जब वेनेजुएला में चाइनीज डिप्लोमेट बैठे हुए थे उस समय वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा के मादुरो को यूएसए ले गया था। तो जहां चाइना को बार बार यूएस अपनी नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था या पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहा था, और ये जितना भी ऑयल का जो गेम हुआ है वो भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली चाइना को अफेक्ट करने के लिए हुआ था। तो देखिए ये शह और मात चेस के गेम में चलती रहती है। यही एग्जैक्टली हो रहा है कि जब चाइना के पास में पावर है और वो जब नेगोशिएट करने के लिए एक बेटर पोजीशन में है तो वो क्यों आपके सामने झुकेगा। और देखिए ये आजकल बहुत कॉमन सी चीज है कि जिसका जहां फायदा है। आपने जिक्र किया, क्या ये जो मादुरो वाला जो अध्याय था उसी के बाद से ही चीजें बिगड़ना शुरू हो गई क्या? यहीं पर दांव उल्टा पड़ना शुरू हो गया क्या दुनिया के सामने?
इससे पहले जब ट्रम्प ने टैरिफ लगाए थे, देखिए ट्रम्प सबको बहुत अपने टैरिफ के नाखून और दांत दिखाते रहते थे। उन्होंने जब शुरू किया तो उसके बाद चाइना ने मना कर दिया था कि हम आपका सोयाबीन नहीं खरीदेंगे। और सोयाबीन क्योंकि अमेरिका में बहुत ही भर भर के होता है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इनको जरूरत होती है, चाइना लेता था। चाइना ने बिल्कुल मना कर दिया था कि हम नहीं खरीदेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप उसी समय से बैकफुट पे आ गए थे। लेकिन जो पावर का जो दम्भ होता है ना, जो अहम होता है, वो शायद डोनाल्ड ट्रंप के अंदर बहुत कूट कूट के भरा हुआ था। और इसी मद में आके उन्होंने चाइना को बहुत तरीके से बेइज्जती करने की कोशिश की थी। और चाइना ने तभी अपना जो रेयर अर्थ मिनरल है वो प्रोवाइड करने बंद कर दिए थे। देखिए, अगर रेयर अर्थ मिनरल चाइना की तरफ से नहीं आएंगे तो ना आपका F-35 उड़ेगा, ना ही आपके नेवल बेड़े उड़ेंगे, ना ही आपकी स्मार्ट कार की कंपनियां चलेंगी। टेस्ला को भी 50% अगर रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई होती है तो वो चाइना की तरफ से ही होती है, चाइना की मोनोपोली है। तो रिश्ते इनके पहले से खराब होने लग गए थे। लेकिन अब ये है कि वो जग जाहिर है। और चाइना भी अब इस तरह से, देखिए, अगर आप चाइना जैसे एक देश की जो कि अब आपकी बराबरी पे खड़ा है, अगर अमेरिका अपने आप को सुप्रीम पावर मानता था तो चाइना अब सुपर पावर में टॉप लेवल पे चल रहा है, फाइनेंशियली भी और मिलिट्रीली भी। और जितने भी, अब एआई की बात कर लीजिए तो ठीक है। ये तो अपने फोन तक लेके नहीं आए थे चाइना में। इतना डर था क्योंकि चाइना ने कुछ समय पहले माइक्रोसॉफ्ट में सेंध लगा ली थी। तो हालांकि मुझे लग अमेरिका रहा में है कि जो भी चाइना इन सारी जो मिसचीवियस टाइप की जो हरकतें हैं वो हमेशा उसमें बड़ा एक्टिव रहता भी है। तो शायद इंटेलिजेंस भी एक अपने आप में एक वो बड़ा रोल है। वेल, अब मैं जल्दी जल्दी सबसे ज़रूर क्वेश्चन ले लेती हूँ। अच्छा सिरोही जी, एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। कई रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं, जैसा इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई तेहरान तो बड़ी मजबूत ताकत में है, कि तेहरान अभी नेगोशिएशन में वो कह रहा है कि भाई हम अपनी शर्तों पे बात करेंगे। तेहरान ने कहा हम अपनी शर्तों पे बात करेंगे। नेटोस को कहा कि भाई हम अभी तक जिस रूप में तुम्हारे ऊपर इतना पैसा लगाते रहे, सपोर्ट करते रहे, अब जरूरत है आओ हमारे साथ में मिडिल ईस्ट में। लेकिन वो कह रहे हैं कि आप अपनी लड़ाई खुद लड़िए, हम कुछ नहीं कहेंगे। रशिया यूक्रेन में वहां पे बात बन नहीं रही। ताइवान वाले मसले पर अब खुद एक तरह से यू टर्न हो चुके हैं। तो ये सारी परिस्थितियां यही दर्शाती हैं कि आखिर मजबूत वो तमाम देश हो गए या फिर धीरे धीरे अपने उस गुमान के साथ में अमेरिका कमजोर हो गया। नैना जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुद एक्सेप्ट किया है कि जो है अमेरिका डिक्लाइनिंग स्टेज पे है और वो इस चीज के लिए जो बाइडेन को ब्लेम कर रहे हैं। नंबर वन, पहली बात तो मैं मानता हूं कि अगर आपका देश डिक्लाइनिंग स्टेट में भी है और एक देश जो कि ऊपर उठ रहा है, उसके सामने अगर आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम नीचे जा रहे थे लेकिन पिछले 15 महीने में मेरी वजह से हम दोबारा ऊपर जा रहे हैं, तो इसका मतलब आप ऑलरेडी एज ए नेशन यू हैव एक्सेप्टेड कि आप जो है नीचे की तरफ जा रहे हैं। दैट इज नंबर वन। जैसा आपने बताया, डोनाल्ड ट्रंप साहब जब से आए हैं तब से उन्होंने टैरिफ का सबको झटका देना शुरू किया। उसके बाद ग्रीनलैंड के उन्होंने कहा ग्रीनलैंड लूंगा, उसके ऊपर जो यूरोप में हंगामा मचा तो वो फिर वहां चुप हो गए। उसके बाद उन्होंने सोचा, वेनेजुएला में उन्होंने मदुरो को उठाया तो उन्होंने सोचा ये तो मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, मेरी जीत हो रही है। इसलिए अगर वो मदुरो का, वेनेजुएला का ये नहीं हुआ था एक्शन, तो हो सकता है ईरान के ऊपर ये मिस एडवेंचर या मिस कैलकुलेशन नहीं होती। लेकिन उनका जो ये उन्होंने ये सोचा कि जिस तरीके से वेनेजुएला के ऊपर मैंने कर गया है, कब्जा कर दे, इस तरह ईरान में भी रजीम चेंज हो जाएगा और ईरान भी जो है मेरे कब्जे में आ जाएगा, ऑयल मेरे कब्जे में। वो नहीं आया। तो उसी का, जैसे मैंने आपको कहा, वो टर्निंग पॉइंट था। नाटो कंट्रीज को आपने कंसल्ट नहीं किया अटैक करने से पहले, और बाद में आप जो है नाटो कंट्री से एड वो मांग रहे हैं कि आप अपना नेवल कोलिशन बनाओ और नेवल कोलिशन भेजो स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए। उन्होंने मना कर दिया कि आपने हमसे, ये हमारी लड़ाई नहीं है, आपकी लड़ाई है। तो मेरे को लगता है कि ये शायद अमेरिका के लिए पहली दफा ऐसा हुआ है जो उनके एलाइज थे, जो उनके इवन फाइव आइज भी जो थे, उन्होंने भी उनका साथ नहीं दिया। यूरोपियन यूनियन ने साथ नहीं दिया, नाटो ने साथ नहीं दिया। उन्होंने कहा था कि यूक्रेन की लड़ाई में 24 घंटे में बंद कर दूंगा। वो आज जो है उनको आए हुए भी कितने महीने हो गए, लेकिन अभी तक भी लड़ाई चल रही है। जेलेंस्की साहब थोड़ा बहुत दबे थे शुरू में, लेकिन अब जेलेंस्की साहब भी नहीं दब रहे, पुतिन साहब तो पहले भी नहीं दब रहे थे। तो उन्होंने जो जो बोला था वो कुछ भी नहीं उनको हासिल हुआ। तो उससे साफ जाहिर होता है कि जो वो स्ट्रेंथ से, जिस नेगोशिएशन में, उसकी मजबूती से जो नेगोशिएशन या बातचीत कर सकते थे, वो चीज चीन में नहीं दिखी, उनकी बॉडी लैंग्वेज से नहीं दिखी। उन्होंने सारी चीजें वो मान ली जो चीन उनसे मनवाना चाहता था। और मुझे लगता है कि इसमें जो विजिट हुई है, ये अमेरिका की बहुत बड़ी हार है। चाहे वो उस चीज को माने या ना माने, उनका सिर्फ यही कहना कि अमेरिका जो है
डिक्लाइन में चला गया था जो बाइडेन साहब से, वो उन्होंने इसका मतलब एक्सेप्ट कर लिया है। और 15 महीने में अगर वो कह रहे हैं कि मैंने रिबाउंड करके अमेरिका बढ़ा दिया, अमेरिका इतना बड़ा देश नहीं है कि 15 महीने में डाउन हो जाए या 15 महीने में अप हो जाए। तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो अमेरिका का डिक्लाइन करा है डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली, इकोनॉमिकली, वो चीज मुझे लगता है कि आने वाले समय में अमेरिका को बहुत भारी पड़ेगी। जी देखिए, और ये पिछले कुछ वक्त से, खासतौर से अगर बात की जाए टैरिफ की, ट्रेड वॉर की, चाइना उसमें बड़ा मजबूत होते हुए नजर आता है। शायद अमेरिका दबाव या इन सारी रणनीतियों की वजह से एक बड़ा आइसोलेटेड सा हो गया था। कैप्टन श्याम जी, आप शायद पहले यही बात एक तरह से कह भी रहे थे कि अमेरिका अपने उस गुमान में था, युद्ध रुकवाने, बढ़ाने, माहौल बनाने, हाइप क्रिएट करने में एक उलझा रहा। चाइना ने अपने आप को उस बीच में बड़ा मजबूत कर लिया। अब जिस रूप में कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं, चाइना के खिलाफ ट्रेड वॉर जिस तरह से यूएस ने शुरू किया, अब उस पर एक तरह से सॉफ्ट पावर दिखाता हुआ नजर आता है। एक रिपोर्ट आई थी, ग्लोबल अप्रूवल यूएस से अब चाइना के ऊपर चली गई है। ये उसी का एक बहुत बड़ा नतीजा है क्या कि आज चाइना की बॉडी लैंग्वेज अमेरिका के मुकाबले बहुत स्ट्रांग है? मेरी जो बात वर्ड मैंने यूज किया है जी, वो मैंने कहा है कि ये जो विजिट है एक ट्रांजिएंट मैन्यूवर है अमेरिका की तरफ से। और अमेरिका मिलिट्री को एक तरफ, वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को एक तरफ और ट्रेड को एक तरफ रख के चलता है। ये तरीका है किसी भी देश का, अलग अलग कंपार्टमेंट में हम जीते हैं। हमें इस विजिट को इस तरह से अगर नहीं देख पाएंगे तो हमें बहुत कुछ उल्टा नजर आएगा ट्रंप के विरोध में या चाइना के ऊपर जाने में। ये वो बातें नहीं है। ये बात थी कि वो 17 ट्रेड के बड़े लोगों को लेके जाना, उतने टॉप क्लास के लोगों को लेके जाना, सिर्फ लेके ही जाना एक बड़ा मैसेज था कि हम तो सर लेकर तो गए हैं, लेकिन चाइना से कुछ लेकर आए हैं या नहीं आए हैं, बात ये भी है। यस, इसके ऊपर कोई डिक्लेरेशन नहीं हुआ, पर जो ट्रंप कह रहे हैं कि बहुत सारे डील उनकी हुई है, और मैं मानता हूं कि ट्रेड के हिसाब से डील उनकी हुई होगी। मेरा ये मानना था कि ताइवान और ईरान पे कोई डिक्लेरेशन नहीं होगा, और अगर हुआ भी होगा तो अंडर द कारपेट बात हुई होगी। जो मैंने कहा, चाइना आप चुप रहिए, ट्रेड शुरू करिए हमसे, या जो बर्फ की जो थोड़ी बहुत बर्फ में नमी आ गई थी जो रिश्तों में, उसको हम ठीक कर देंगे। लेकिन मिलिट्री के हिसाब से कोई पोस्चरिंग में कमी नहीं आई। आपको मानना चाहिए ना, ग्रीस, स्पेन, नीदरलैंड, चार्ल्स डिगॉल फ्रांस, फ्लोरिडा इटली का शिप, और ये जो HMS ड्रैगन, ये क्या करने आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं वहां पे, आखिर क्या होने वाला है वहां पे। और D-Day का भी इंतजार रखिए, अभी मिलिट्री की पोस्चरिंग भी कम नहीं हुई है। ठीक है। और वो कह रहा है जितना देर जुगलर वेन पकड़ के रखेंगे ईरान का, उतना नुकसान ईरान का। जितना देर से आए ये शिप, धीरे धीरे आए, कहते रहो आपकी हॉर्मुज बंद है, 30 से ज्यादा शिप को परमिशन दे दिया ईरान ने। ईरान को धीरे धीरे सोचना पड़ेगा। बुराई तो उसकी है ना, घाटा तो उसको हो रहा है, अमेरिका को कुछ खास हो नहीं रहा। आपकी इस बात पे सिरोही जी कुछ रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ प्रतिक्रिया दे रहे थे, फिर मैं निपुण जी का भी रुख कर रही हूँ। जी सिरोही जी। सिरोही सर, आपका ऑडियो। कैप्टन श्याम कुमार जो कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि कुछ हासिल उनको अगर ज्यादा पता तो पता नहीं, लेकिन मेरे उसके मुताबिक कम से कम 500 बोइंग का जो है कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा था, जिसमें से 200 सिर्फ बोइंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला, जो बता रहे हैं कि जितना बड़ा डेलीगेशन गया है, जिसकी वजह से बोइंग के शेयर आज 4% गिर गए हैं। दूसरी तरह NVIDIA का जो S200 जो उन्होंने चिप्स वगैरह सेमीकंडक्टर देने थे, उनके भी शेयर गिर गए। तो मुझे लगता है ये डील के ना होने की वजह से या पॉजिटिव रिस्पांस ना आने की वजह से चाइना के, क्योंकि 500 जो है जेट्स वो ले रहे थे बोइंग के, उन्होंने सिर्फ 200 के लिए एग्री किया है, तो उससे शेयर में इनके शेयर जो गिर चुके। तो मुझे लगता है जो मकसद था डोनाल्ड ट्रंप साहब का इनको ले जाने का, वो मकसद पूरा हासिल नहीं हुआ। नैना जी। और सर मुझे लग रहा है शायद दबाव बनाने की भी एक तरह से बड़ी रणनीति यहाँ पर होगी। लेकिन अच्छा निपुण आलम भाई जी, इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए, मिडिल ईस्ट ने कुछ पाया है क्या, खासतौर से इस पूरे विजिट के दौरान, या जो बार बार बात कही जा रही थी, जो उम्मीद थी वो उस पर खरे नहीं उतर पाए? मैं इतना कहूंगा कि मुझे इस विजिट से कुछ भी हासिल होता नहीं दिखाई दिया। रीजन क्या है कि जब भी हम दो देशों के बीच में इस प्रकार की कोई भी विजिट देखते हैं, तो बाद में दोनों ही पक्षों की ओर से एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी होता है, जिसमें सब कुछ बातें शेयर की जाती है कि हमने क्या बात की, हमारे बीच में क्या क्या समझौते हुए।
हमें इस तरह की कोई तस्वीर नहीं देखने को मिलती। और रही बात, देखिए जो इतनी बड़ा लाव लश्कर वो पूरा इकोनॉमिकली लेकर गए थे, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ लेकर गए थे, इससे स्पष्ट है कि ये नौता जो है अमेरिका गया और अमेरिका सबको लेकर पहुंचा। यानी कि डील जो करनी थी वो इकोनॉमिकली, क्योंकि अमेरिका में एक मिड टर्म इलेक्शन होने उसको लेकर चीज थी कि कहीं ना कहीं आप जानती होंगे कि अमेरिका के अंदर 45% तेल के रेट बढ़ा दिए गए। 45%, हमारे यहाँ 3% बढ़े हैं, अमेरिका में 45% तक बढ़ गए हैं। तो ये दिखाता है कि अमेरिका में किस प्रकार से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और किस प्रकार से वहां पर इकोनॉमिकल बातें बिगड़ रही हैं। उनको लेकर कहीं ना कहीं कि ट्रेड वॉर को खत्म करें और हमारा जो सोयाबीन है या डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो चीन में जाए और चीन से हमको रेयर अर्थ मिनरल्स जो सप्लाई होते रहे। लेकिन बात कुछ बनी नहीं। अब रही बात मिडिल ईस्ट की, देख मिडिल ईस्ट तो वेट कर रहा है, मिडिल ईस्ट वेट ये कर रहा है कि ये वॉर समाप्त हो, चाहे वो यूएई हो, सऊदी हो, सब देश वेट कर रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।